नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका लाइव क्लासेज बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं प्रार्थना सभा गतिविधि प्रतिवेदन से शुरू करेंगे, जिसमें विद्यालय गतिविधि प्रतिवेदन बीएड सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में जो भी फाइल बनानी होती है उसका पूरा का पूरा प्रोसेस बताएंगे और पूरी फाइल को आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखते हैं कितने मिनट का बनता है वीडियो, उसके हिसाब से आप वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें और फाइल को कंप्लीट करें। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला आपके सामने आएगा वो है विद्यालय गतिविधि प्रतिवेदन के अंदर प्रार्थना सभा। क्या आएगा? प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा गतिविधि प्रतिवेदन है, वो आपको कैसे बनाना है। तो उसमें सबसे पहले आपको लिखना है आज दिनांक, जिस दिनांक के अंदर आप क्या कर रहे हो। जैसे आपकी इंटर्नशिप 18 मार्च से 28 दिन की है तो 18 से 18 अप्रैल तक होगी, या 18 मार्च से मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 18 जुलाई तक होगी। तो इसके बीच में ही आपको डेट लेनी है, कोई भी डेट ले लीजिए। ध्यान रखना, यहाँ जो डेट लो आगे उससे आगे वाली लेते रहना, सेम डेट कभी नहीं लेनी है कोई भी, ठीक है। फिर आपके विद्यालय का नाम यहाँ पे आ जाएगा जो भी है। जैसे यहाँ पे लिखा है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दमुलाई नाडी, तो यहाँ पे आप अपने विद्यालय का नाम लिखते। फिर मैं प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। विद्यालय के समयानुसार अंतिम घंटी के समय सभी अध्यापक व विद्यार्थी अपने अपने कक्ष से कतारबंद तरीके से प्रार्थना सभा स्थल पहुंचे या प्रार्थना सभा में पहुंचे। शिक्षा विभाग राजस्थान के नियमानुसार प्रार्थना सभा का समय 25 मिनट रखा गया है, ठीक है। सभी कक्षाओं से संबंधित अध्यापकों के द्वारा अपनी अपनी कक्षाओं की कतारों को सही तरीके से व्यवस्थित किया गया, ठीक है। अध्यापकों ने अपनी अपनी कक्षाओं के अनुसार कतारों को व्यवस्थित किया। अब इसके पश्चात क्या हुआ है तो वो लिखना है, इसके पश्चात शारीरिक शिक्षक के द्वारा सभी विद्यार्थियों को सावधान विश्राम करवाया गया। साथ ही प्रार्थना सभा की प्रथम गतिविधि के अंतर्गत राष्ट्रगीत का गायन करवाया गया, जिसमें सभी विद्यार्थी व अध्यापक गण सावधान मुद्रा में खड़े थे। फिर राष्ट्रगीत लिखना है आपको, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतला सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्नाम पुलकितयामिनी फुलकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर सुभाषिणी सुखदाय वरदाय मातरम वंदे मातरम, ठीक है। फिर आपको लिखना है कि राष्ट्रीय गीत के पश्चात प्रार्थना सभा गतिविधि के अंतर्गत द्वितीय गतिविधि के अंतर्गत प्रार्थना का आयोजन किया गया, ठीक है। इतनी शक्ति हमें देना दाता। प्रार्थना सभा में जो प्रार्थना गाई गई थी उसका नाम क्या है तो इतनी शक्ति हमें देना दाता, ठीक है। फिर आपको उसको पूरा लिख लेना है। क्या लिखना है? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूलकर भी कोई भूल हो ना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी देना, हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से भावना, मन से बदले की होना हमें चले, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोच किया क्या है, अर्पण फूल खुशियों के बारे में, बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन, अपनी करुणा को जब तू बहा दे, कर दे पावन हर इच्छु मन कोणा, ठीक है। फिर इतनी शक्ति हमें दे माता दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। प्रार्थना खत्म हो गई। प्रार्थना खत्म हो गई तो उसके बारे में क्या लिखेंगे, उसके बारे में हमने क्या किया उसके बारे में बताना है। अब प्रार्थना सभा की तीसरी गतिविधि के रूप में समाचार पत्र का वाचन किया गया।
जिसमें प्रत्येक कक्षा अनुसार विद्यार्थियों के द्वारा अपने अपने हाजिरी क्रमांक के आधार पर इनका वाचन किया जाता था। समाचार पत्र में विद्यार्थी के द्वारा देश विदेश शैक्षिक स्थानीय संपादकीय व खेल पृष्ठों के मुख्य समाचारों का वाचन किया गया। ठीक है। प्रार्थना सभा की चतुर्थ गतिविधि के रूप में प्रतिज्ञा बोली गई, जिसमें भी अपने क्रम के अनुसार बोली जाती थी। ठीक है। फिर प्रतिज्ञा लिखनी है। प्रतिज्ञा, भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ तथा इसकी विपुल व विविधताओं पर मुझे गर्व है। मैं सदैव इसके योग्य बनने का प्रयत्न करता रहूँगा। मैं अपने माता पिता अध्यापक व समस्त बड़ों का सम्मान करूँगा और प्रत्येक व्यक्ति के साथ निष्ठा से व्यवहार करूँगा। मैं अपने देश तथा देशवासियों के प्रति निष्ठा बनाए रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मेरी प्रसन्नता केवल उनकी कल्याण व सुख समृद्धि में ही निहित है। जय भारत। प्रार्थना सभा की पंचम गतिविधि के बारे में के रूप में विद्यार्थियों के द्वारा प्रेरक प्रसंग सुविचार, जिसमें 2 कहानी आदि का अपने कक्षा क्रम के अनुसार गायन या वाचन किया गया। प्रेरक प्रसंग के पश्चात प्रार्थना सभा गतिविधि के रूप में प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया, जिसमें भी विद्यार्थियों का कक्षा क्रम व हाजिरी क्रमांक के आधार पर नंबर आता था। प्रश्नोत्तरी में मुख्य आज के दिन के ऐतिहासिक घटना, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, हिंदी व अंग्रेजी से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया गया जाता है। ठीक है। प्रश्नोत्तरी के पश्चात योग व्यायाम करवाया गया, जिसमें विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी के द्वारा नेतृत्व से सभी विद्यार्थियों के द्वारा योग व्यायाम किया गया। इन व्यायाम में प्रमुख ध्यान मुद्रा, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, कपाल भाती आदि योग व्यायाम किए गए। ठीक है। फिर अगला आगे क्या किया गया? योग व्यायाम किया गया। योग व्यायाम के पश्चात राष्ट्रगान गाया गया। ठीक है। राष्ट्रगान करवाया गया, जिसमें सभी विद्यार्थी व अध्यापक के द्वारा सावधान की मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्रगान किया गया। राष्ट्रगान लिखना है। जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तब सुनाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, चाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय, जय 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 है। ठीक है। सबसे अंत में विद्यार्थियों के प्राचार्य के द्वारा विद्यार्थियों को संबोधन दिया गया, जिसमें प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को आगामी आने वाली परीक्षा की तैयारी व अध्यापकों के द्वारा विषय पर अतिरिक्त समय देकर कोर्स को पूरा करवाने का निर्देश दिया गया। इसके पश्चात सभी विद्यार्थी कतारबंद तरीके से अपने अपने कक्ष में पहुंच गई। ठीक है। फिर होता है दूसरा जो गतिविधि प्रतिवेदन है, सांस्कृतिक गतिविधि प्रतिवेदन। उसके बारे में फिर भी आपको वही आज दिनांक, यहाँ पर दिनांक लिख देनी है। फिर राजकीय या स्कूल का नाम लिख लेना है यहाँ तक। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक स्कूल का नाम लिखना है। मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में सामुदायिक बाल सभा का आयोजन किया गया। इस सामुदायिक बाल सभा के मुख्य अतिथि के रूप में पंचायत समिति के मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे। इस कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय के समयानुसार दोपहर मध्याह्न भोजन के बाद रखा गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के अलावा गांव के सरपंच महोदय भामाशाह उपस्थित रहे। ठीक है। इस कार्यक्रम में विद्यालय के सभी अध्यापक गण, प्रधानाचार्य जी व सभी विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षा की कतारबंद व्यवस्थित रूप से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में मंच संचालनकर्ता के रूप में स्थानीय विद्यालय के हिंदी व्याख्याता थे। सर्वप्रथम विद्यालय के प्रधानाचार्य व मुख्य अतिथि के द्वारा सरस्वती माता के सामने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ ही बालिकाओं के द्वारा सरस्वती वंदना की गई। ठीक है।
कार्यक्रम की अगली कड़ी में क्या किया गया, तो कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा बाहर से आए हुए मुख्य अतिथि, सरपंच, महासभा, अभिभावक गणों का साफा माला पहनाकर स्वागत किया गया। बालिकाओं के द्वारा अतिथियों के स्वागत स्वरूप स्वागत गीत गाया गया। ठीक है। अगले चरण में मंच संचालनकर्ता के द्वारा अतिथियों तथा स्थानीय सरपंच को विद्यालय के अनेक सांस्कृतिक गतिविधियां जिसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने का साहस यहाँ पर सभी बालिक बालिकाओं के द्वारा लिया जाता है। इसके बाद अगले कार्यक्रम के रूप में एक शानदार नाटक स्थानीय विद्यालय की कक्षा 7 और 8 के छात्रों के द्वारा मंचन किया गया। नाटक के पश्चात स्थानीय विद्यालय के अंतर्गत कक्षा 1 की 2 छात्राओं ने राजस्थानी लोक नृत्य क्या किया, राजस्थानी लोक नृत्य कर सभी माँ का मन मोह लिया। अगले क्रम में कक्षा 9वीं की छात्रा ने घूमर गीत प्रस्तुत किया। इसके पश्चात एक सांस्कृतिक कार्यक्रम बाल सभा की थीम भारतीय संविधान भारत का मान विषय पर एक कविता कक्षा 8वीं की छात्रा ने प्रस्तुत की। ठीक है। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के पश्चात मंच संचालनकर्ता के द्वारा मुख्य अतिथियों को संबोधन के लिए कहा गया। मुख्य अतिथि के संबोधन में उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की महत्ता विश्व के अन्य देशों के संविधान से भी उच्च है। उसके बाद उन्होंने कहा कि स्थानीय विद्यालय की इन छोटी होनहार बच्चियां भारत का भविष्य हैं, इनको प्रोत्साहन करते हुए आगे बढ़ने को कहा जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज के युग में युवाओं के फैलने की वाली नशे की प्रवृत्ति को कम किया जाए तो देश की उन्नति में बाधक हैं और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए तथा उनकी शिक्षा को लेकर हमेशा प्रयास करना चाहिए। इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को भामाशाह व मुख्य अतिथि के द्वारा प्रोत्साहन के रूप में पेन व पुस्तकें वितरित की गई। प्रधानाचार्य के संबोधन के साथ ही मंच संचालनकर्ता के द्वारा कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की गई। फिर आता है स्वास्थ्य व्यवस्था प्रतिवेदन। ठीक है। स्वास्थ्य व्यवस्था प्रतिवेदन, इसमें लिखना है आज दिनांक को बस विद्यालय का नाम लिख दो। मैं स्वास्थ्य जांच शिविर में जांचकर्ता के रूप में उपखंड चिकित्सालय लोहावट से आई हुई टीम थी। ठीक है। इन टीम में एक मुख्य सर्जन क्या थे, मुख्य सर्जन, इसके अलावा सहायक कर्मचारी, कंपाउंडर, नर्सेज थे। इस जांच शिविर में बालक बालिकाओं के स्वास्थ्य का जांच किया गया। स्वास्थ्य जांच में मुख्यतः बच्चों की लंबाई, भार, उम्र, आंख में दोषों, वाणी दोष व स्मरण शक्ति जैसे विकारों की जांच की गई। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे जिनकी स्मरण शक्ति बहुत ही न्यून थी या मंद गति की थी की भी जांच की गई। इस जांच शिविर में ऐसे बालक जिनमें पोषण की कमी, स्वास्थ्य कुपोषित लड़कियां जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं उनकी भी जांच की गई तथा उन्होंने इनमें पाई जाने वाली कमजोरीपन का क्या कारण है, हो सकता है और यह कमजोरी निवारण कैसे होगी की जांच की थी। ठीक है। इसके बाद नेत्र दोष से मुक्त बालकों के आंखों के नंबरों की जांच की गई तथा आगामी दिनों में उनके चश्मे भी प्रदान किए जाएंगे। श्रवण बाधित के लिए सुनने के लिए यंत्र प्रदान किए गए जाएंगे। इसके पश्चात विद्यालय के स्थानीय विद्यालय अध्यापक को आयरन व जिंक की गोलियां बॉक्स प्रदान किए गए थे। चिकित्सा अधिकारी ने यह भी कहा कि इन गोलियों को हर सप्ताह प्रत्येक गुरुवार को बालक बालिकाओं को प्रदान किया जाए। आज भी सभी बालक बालिकाओं को जिंक की आयरन की गोली प्रदान की गई। सबसे अंत में चिकित्सक महोदय ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, बदलते मौसम में आने वाली बीमारियों से सावधान रहें तथा उचित मात्रा में संतुलित आहार या पोषण ग्रहण करें जिससे उनका शारीरिक स्वास्थ्य व ऊर्जावान बना रहे। ठीक है। फिर अगली गतिविधि है। अगली गतिविधि में आपके सामने है शाला तर्पण प्रतिवेदन। ठीक है। आज दिनांक 19/4/2022 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय
तमोलाई नाडी यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिख के शाला दर्पण के प्रभारी के सहयोग से शाला दर्पण का अवलोकन किया गया, जिसमें हमने निम्न विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। क्या की गई? तो पहला, अब पॉइंट बना के लिखना है। पहला पॉइंट है कि शाला दर्पण में सर्वप्रथम कंप्यूटर में इंटरनेट के द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर सर्च किया गया, जिसमें हमें लॉगिन करके के लिए विद्यालय का कोड व पासवर्ड दर्ज किया गया। उसके पश्चात हमें पोर्टल पर सर्वप्रथम निम्न क्रमश बिंदु, स्कूल, छात्र, स्टाफ, ऑफिस आदि दिखाई दिए। फिर सर्वप्रथम हमने स्कूल के बारे में देखा, जिसके अंतर्गत विद्यालय में बच्चों की संख्या, स्टाफ, विद्यालय में उपस्थित भौतिक संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इसके पश्चात शाला दर्पण प्रभारी, तीसरा पॉइंट है, इसके पश्चात शाला दर्पण प्रभारी ने विद्यालय के अंतर्गत छात्रों को एडिटिंग के द्वारा बारे में जानकारी दी गई। छात्र एडिटिंग में नए विद्यार्थियों का पंजीयन, स्कॉलर नंबर, आधार कार्ड, पंजीयन, छात्र उपस्थिति, विद्यार्थियों के रोल नंबर, उनका परीक्षा परिणाम, अंक तालिका, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आदि के बारे में जानकारी ली गई। छात्र एडिटिंग के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी का संपूर्ण डेटा शामिल किया जाता है, जो उनके किसी अन्य विद्यालय से आने से लेकर परीक्षा परिणाम तक उनकी जानकारी ली गई। चौथा पॉइंट है, फिर हमने छात्र के बारे में देख के हम गए स्टाफ के अंतर्गत। विद्यालय के अंतर्गत पंजीयन कुल अध्यापकों का डाटा संग्रहित रहता है, जिसमें अध्यापक की जीए, जीपी, बीमा पॉलिसी, वेतन, विभिन्न प्रकार की छुट्टियां जैसे सीएल, पीएल, एमएल आदि की जानकारी का अवलोकन किया गया। इसके अलावा अध्यापक की योग्यता, पद, स्थान आदि की जानकारी प्रदान की गई। शाला दर्पण में ऑफिस के अंतर्गत वे सभी शैक्षणिक, शैक्षिक, सहशैक्षिक और खेलकूद समिति, बैठक, निर्देशन आदि की जानकारी ली गई। विद्यालय में विद्यालय प्रबंधक समिति, इको क्लब, ग्रीन कोर, विज्ञान क्लब, पोषाहार विवरण, केस बुक, भौतिक संसाधन, फर्नीचर, राज्य सरकार की विभिन्न योजना जैसे लैपटॉप योजना, साइकिल वितरण योजना, ट्रांसफर वाउचर योजना, मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। इसके अलावा विद्यालय में राज्य सरकार से आने वाली आय तथा खर्च की गई आय, विभिन्न गतिविधियों से संबंधित सूचना व प्रपत्र आदि शाला दर्पण के ऑफिस द्वारा प्राप्त की जाती हैं तथा भेजी जाती है। ठीक है। अगला है कि इसके अलावा किया क्या गया, तो शाला दर्पण के अंतर्गत ही एक और सेवा थी, जिसमें इंटर्नशिप के लिए आए छात्राध्यापकों को ज्वाइनिंग की जानकारी कैसे एडिट करते हैं देखी गई। ठीक है। उसके बाद इसके अंत में शाला दर्पण को लॉगिन तथा लॉग आउट करके पासवर्ड बदलने आदि की भी जानकारी शाला दर्पण प्रभारी द्वारा दी गई थी। फिर अगला आता है शाला विकास समिति प्रतिवेदन, एसएमसी रिपोर्ट। ठीक है। शाला विकास समिति प्रतिवेदन, एसएमसी रिपोर्ट, उसमें क्या था उसके बारे में अब बताना है। इसमें भी पहले तो वही आएगा कि आज दिनांक को विद्यालय प्रांगण में एसएमसी कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक एसएमसी के अध्यक्ष की उपस्थिति में हुई तथा सभी की शुरुआत में पहले कार्यकारिणी सदस्यों व स्टाफ बंधुओं ने नव वर्ष की एक दूसरे को मुबारकबाद दी व एक दूसरे के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही बैठक की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में विचार विमर्श कर निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए कि पोषाहार बिलों का भुगतान या सर्वसम्मति से अनुमोदन कर दिया गया। बैंक से निकालकर दुकानदार को पोषाहार बिलों के भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। दूसरा है, दुग्ध पोषाहार का बजट आना हुआ है तो राशि आज ही एसएमसी से अनुमोदन करवाकर डेयरी वाले को दे दिया जाए ताकि समय पर दुग्ध का भुगतान हो सके, ताकि आगामी बैठक में दुग्ध बिलों को अनुमोदन करवाकर केस बुक लिखी जाए। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है, पोषाहार की कार्यकारिणी में
तारीफ की गई, साथ ही दुग्ध की उच्चतम गुणवत्ता पर आधारित हैं, इसकी भी प्रशंसा की गई। प्रत्येक महीने में 4 बार कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को फल दिए जाने चाहिए, यानी प्रति सप्ताह 1 दिन दिया जाए। जो कि छात्रों से कार्यकारिणी सदस्यों ने पूछा कि फल दिए जाते हैं या नहीं, तो सभी छात्रों ने एक स्वर में कहा कि हाँ, फल दिए जाते हैं, प्रति सप्ताह दिए जाते हैं। ठीक है। 5वां है, पोषाहार खाने से पहले बाद में छात्रों के हाथ साबुन से धुलवाएं ताकि स्वच्छता बनी रहे। प्रतिदिन नियमित हाथ धोने से पहले व बाद में नियमित धुलवाए जा सकते हैं। ठीक है। खाना खाने से पहले प्रतिदिन हाथ धोने हैं, पहले भी और बाद में। फिर है अगला है, सफाई का विशेष ध्यान रखें ताकि किसी भी प्रकार की गंदगी व बीमारियां न फैले। ये एसएमसी सदस्यों ने खास मुद्दा उठाया। सचिव महोदय व पोषाहार प्रभारी ने कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को भरोसा दिलाया कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे, हमेशा पोषाहार का क्रमशः धुलवाते हैं। यानी कि जो पोषाहार का कमरा होता है ना, वो भी धुलवाते हैं, ये तक भी कहा गया। अंत में बैठक में बैंक खोल देने का अधिकार सचिव व अध्यक्ष महोदय के संतुलन हस्ताक्षर थे योगा। इसके बाद सचिव महोदय व अपने विचार रखे और सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया। धन्यवाद प्रस्ताव के साथ ही सभा की समाप्ति की गई। एसएमसी रिपोर्ट की भी होगी खत्म। अब क्या होगा, अध्यापक अभिभावक समिति प्रतिवेदन की पीटीएम पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है, इसके बारे में लिखा है। अब कब हुई मीटिंग? आज दिनांक को विद्यालय प्रांगण में अभिभावक अध्यापक समिति की बैठक। विद्यालय में संस्था प्रधान श्रीमान जो भी है आपके जो संस्थान में प्रधान है, जैसे जगदीश जी सुधार की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें अध्यापक तथा गांव से विद्यार्थियों के अभिभावक उपस्थित हुए। सर्वप्रथम अध्यापकगणों व संस्था प्रधान के द्वारा आने वाले अभिभावकों का माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। इसके पश्चात अध्यापक व अभिभावकों ने निम्न विषयों पर चर्चा की। कार्यक्रम में चर्चा करते हुए समय सर्वप्रथम संस्था प्रधान ने अभिभावकगणों से कहा कि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजते रहे ताकि उनके अध्ययन में निरंतरता बनी रहे। ठीक है, निरंतरता बनी रहे। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि बच्चों को घर पर अध्ययन के लिए माहौल बनाने की आवश्यकता बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि दिन में 24 घंटे में बालक केवल 6 घंटे ही विद्यालय रहते हैं ताकि वे 18 घंटे अपने घर पर ही रहता है के लिए जरूरी है। कार्य के अलावा किसी अन्य कार्य में संलग्न न करें जिससे वह विद्यालय या शिक्षा प्रदान से वंचित न रह जाए। ठीक है। इसके पश्चात अभिभावक ने एक शिकायत की कि विद्यार्थियों को आपके द्वारा गृह कार्य नहीं दिया जा रहा है, इस कारण वे विद्यालय से घर आकर इधर उधर घूमते हैं। वे अपने विद्यालय में पढ़ाई गई विषयों का दोहरान नहीं करते हैं। इसके लिए संस्था प्रधान ने कहा कि हम आपके इस विचार को ग्रहण करते हैं तथा आगामी समय में प्रत्येक विद्यार्थी को विषयाध्यापक के द्वारा अपने अपने विषय में गृह कार्य व उसकी नियमित जांच भी की जाएगी। फिर भी आप भी उनको अध्ययन के लिए प्रेरित करें। विद्यालय में भौतिक संसाधनों की कमी को लेकर प्रधानाचार्य में चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विद्यालय में भौतिक संसाधनों जैसे कमरे व फर्नीचर की कमी के कारण बच्चों को बाहर पेड़ के नीचे व बरामदे में बैठना पड़ता है। इसके लिए आप सब अभिभावक से निवेदन है कि आप भामाशाह के तौर पर तैयार होकर विद्यालय में भौतिक संसाधनों की पूर्ति करावें। फिर विद्यालय में तृतीय श्रेणी अध्यापक, क्या तृतीय श्रेणी में अध्यापक शिक्षक लेवल द्वितीय गणित की कमी होने के बावजूद आपके स्थानीय विद्यालय के ही विज्ञान के अध्यापक के द्वारा गणित विषय के पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाया जा रहा है। इसके लिए प्रशंसा के योग्य हैं तथा वे विद्यालय परिसर के परिवार के आभारी हैं। परीक्षा के दौरान विद्यालय में कारणवश व बाह्य व्यक्तियों
के द्वारा अनुशासन को तोड़ने का प्रयास किया जाए तो विद्यालय के अध्ययन के लिए बाधक हैं, क्योंकि विद्यालय अनुशासन पर ही टिका हुआ है। अंत में संस्था प्रधान ने सभी अभिभावकों को धन्यवाद दिया, कहा कि वे इसी तरह विद्यालय में आते रहें तथा विद्यालय को सहयोग देते रहें। फिर आता है मननशील गतिविधि प्रतिविधि। ठीक है, मननशील गतिविधि प्रतिविधि मासिक 4 यानी कि 4 बार होता है महीने में। मननशील रिपोर्ट में हमें इंटर्नशिप अवधि के दौरान विद्यालय में प्राप्त विभिन्न प्रकार के अनुभव, विद्यालय की स्थिति, अध्यापकों व विद्यार्थियों द्वारा किया गया व्यवहार व विद्यालय की सुविधा व कमियों के बारे में लिखना होता है। विद्यालय की वर्तमान स्थिति में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में इंटर्नशिप हेतु कार्यरत हूँ। यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखना है। विद्यालय भवन के चारों ओर पत्थर की दीवार बनी हुई है। वह एक मुख्य गेट है। विद्यालय की 4 दीवारी के अंदर विभिन्न प्रकार के बड़े व छोटे पेड़ पौधे उगाए गए हैं। वह पूरा विद्यालय परिसर हरियाली से छाया हुआ है। विद्यालय में सुविधाओं की बात करें कि विद्यालय में सुविधाएं कौन कौन सी हैं, तो विद्यालय भवन, फर्नीचर, शौचालय, रसोई आदि सभी सुविधाएं हैं। विद्यालय परिसर में 8 नवीन कमरे और 4 पुराने परिसर के कमरे, अंततः कुल 12 कमरे का विद्यालय है। विद्यालय परिसर में छात्र व छात्राओं के द्वारा अलग अलग शौचालय बने हुए हैं, जिनके ऊपर टंकी लगी हुई है तथा पानी की सुचारू व्यवस्था है। विद्यालय में पीने के पानी की भी उत्तम व्यवस्था है। एक प्याऊ बनी हुई है जिसमें 24 घंटे जलापूर्ति होती है तथा 1 घंटा का भी विद्यालय परिसर में बना हुआ, एक टाँका भी विद्यालय परिसर में बना हुआ। पोषाहार बनाने के लिए विद्यालय में अलग से रसोई घर बना हुआ है, जिसमें गैस व टंकी पर्याप्त व्यवस्था में है। वर्तमान में परिसर के विद्यालय में फर्नीचर की भी उत्तम व्यवस्था है। फिर लिखा है भामाशाह सहयोग। भामाशाह सहयोग में क्या है? विद्यालय के विकास में गांव के भामाशाहों द्वारा विद्यालय समय समय पर सहयोग किया गया था तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य व अध्यापकों ने भी निरंतर मेहनत व समर्पण की भावना से कार्य करते हुए विद्यालय को एक नई दिशा व दशा प्रदान की है तथा विद्यालय में पेड़ पौधे लगाकर उनकी सार संभाल कर रही है। ठीक है, फिर आता है ICT पाठ योजना। ठीक है, ICT पाठ योजना में क्या है कि अध्यापन हेतु से ICT पाठ योजना द्वारा विद्यालय में शिक्षण के कुछ व्यवहारगत उद्देश्य निम्नलिखित हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य, इसके अंतर्गत विद्यार्थी विषय संबंधित तथ्यों, मापदंडों, पदों, संकल्पनाओं, सिद्धांतों, प्रवृत्तियों, धारणाओं, विषय भाषाओं, परिभाषाओं आदि का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, पुनर्पहचान कर सकते, प्रत्याभिजाने कर सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। फिर दूसरा उद्देश्य है अवबोधात्मक उद्देश्य। अवबोधात्मक उद्देश्य में क्या है? अंतर्गत विद्यार्थियों को विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों आदि का व्याख्या कर सकेंगे, वर्गीकरण कर सकेंगे, परस्पर तुलना कर सकेंगे, विषमता या समानता असमानता समझ सकेंगे, उदाहरण दे सकेंगे, पारस्परिक संबंध स्थापित कर सकेंगे, अंतर विभेद कर सकेंगे, पुष्टि सामान्यकरण कर सकेंगे। फिर आता है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। ठीक है, इसके अंतर्गत विद्यार्थी विषय संबंधित तथ्यों, अवधारणाओं, सिद्धांतों, गतिविधियों आदि का विद्यार्थी किए गए परीक्षण के आधार पर किसी उचित निष्कर्ष तक पहुंचने में सफल होंगे। अध्ययन से अर्जित ज्ञान का उपयोग अपने भावी अध्ययन में कर सकेंगे। अध्ययन के बाद जीवन में उस जानकारी का उपयोग कर सकेंगे। फिर आता है कौशलात्मक उद्देश्य। ठीक है, कौशलात्मक उद्देश्य में क्या होता है? इसके अंतर्गत विद्यार्थी संबंधित साहित्य का स्वेच्छा से अध्ययन करेंगे, चार्ट, मानचित्र, तालिकाएं, रेखाचित्र आदि बना सकेंगे, तथ्यों व सूचनाओं को प्रदान कर सकेंगे, अशुद्धियों को जानकर सुधार सकेंगे। ठीक है, अभिरुचि की बात करें तो इसके अंतर्गत
विद्यार्थी विषय संबंधित साहित्य का स्वेच्छा से अध्ययन कर सकेंगे, संबंधित संस्थाओं का गहनता से अवलोकन कर सकेंगे, संबंधित अध्ययन प्रकरणों पर लेख लिख सकेंगे। फिर आता है दैनिक पाठ योजना। ठीक है, दैनिक पाठ योजना में क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। विद्यालय का नाम लिखना है, अपने अनुसार विषय लिखना है, कक्षा लिखनी है, कालांश लिखना है और पाठ का नाम लिखना है। अब यहाँ पर जो आप पाठ का नाम लिखोगे उसी के अनुसार बनाना है। मैथ्स का जो पाठ लिखो उसके बारे में यहाँ से देख देख के उसी के जैसा लिखने के। प्रकरण में जो ही पाठ का नाम है वही प्रकरण में लिखना है। शिक्षण प्राप्य उद्देश्य लिखने हैं। पहला ज्ञानात्मक लिखना है। ज्ञानात्मक में इसमें क्या वायुमंडल और जलवायु है, तो वायुमंडल की संरचना का प्रत्यास्मरण हो रहा है। छात्र वायुमंडल की विभिन्न परतों पर प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोधन में क्या करेंगे, छात्र वायुमंडल की संरचना की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र वायुमंडल की विभिन्न परतों का वर्गीकरण कर सकेंगे। ठीक है। अन्य प्रयोगात में क्या है कि छात्र वायुमंडल की संरचना से संबंधित सीखे हुए ज्ञान का उपयोग भावी अध्ययन में कर सकेंगे। कौशलात्मक का क्या होता है, छात्र वायुमंडल की विभिन्न परतों को चित्र के रूप में चार्ट पर प्रदर्शित कर सकेंगे। ठीक है। और अभिव्यक्तात्मक में क्या होगा, छात्र वायुमंडल की वर्ग संरचना का अध्ययन करने के लिए प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति का विकास कर सकेंगे। रुचियात्मक क्या होता है, छात्र वायुमंडल की जटिल संरचना के बारे में अधिकाधिक जानकारी जुटाने में गहन रुचि विकसित कर सकेंगे। फिर बात यह है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कौन कौन सी थी, तो इसमें आपको लिखना है चित्र, ग्राफ, संकेत, लपेट फलक तथा अन्य कक्षा शिक्षण योगी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में छात्र वायुमंडल से संबंधित सामान्य ज्ञान रखते हैं। ठीक है, जो टॉपिक है उसको लिख दो, उसके बारे में सामान्य ज्ञान रखते हैं। फिर आपको बनानी है एक टेबल जिसमें लिखना है प्रस्तावना प्रश्न। पहले आपको प्रस्तावना प्रश्न बनाने हैं 3, 2 का छात्र उत्तर देंगे, तीसरे का नहीं देंगे और उससे आपको टॉपिक पर ले जाना। जैसे हमारा था वायुमंडल, तो छात्राध्यापक ने क्या किया और छात्र क्रिया क्या करते हैं। हमारे चारों ओर के सैकड़ों किलोमीटर मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को क्या कहते हैं। छात्रों ने फटाक से उत्तर दिया वायुमंडल। पृथ्वी पर उपस्थित सजीवों को श्वसन क्रिया के लिए शुद्ध वायु कहाँ से मिलती है, वायुमंडल से। फटाक से उत्तर दे रहे हैं। पृथ्वी के धरातल का तापमान रहने योग्य बनाने में कौन सहायता करता है, वायुमंडल। छात्रों ने दे दिया उत्तर। अब क्या हुआ, जैसे अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये प्रश्न छात्रों के लिए समस्यात्मक हो गया और हमारा टॉपिक भी यही था, तो हम सीधा आ गए उद्देश्य पे। ठीक है, उद्देश्य कथन होगा कि छात्राओं आज हम वायुमंडल की संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर शिक्षण बिंदु देखेंगे, कौन कौन से शिक्षण बिंदु थे। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये 5 जो परतें हैं उनके नाम लिखेंगे और बताएंगे बोर्ड पे। ठीक है, अब कैसे करना है, तो शिक्षण विधि में पहला वायुमंडल की संरचना और उसमें हम लेंगे शोभ मंडल, ये तो पहला बिंदु हो गए। फिर छात्राध्यापक क्रिया क्या करेंगे, छात्र क्रिया क्या करेंगे और श्याम पट पर सार में क्या लिखना है वो देखें। छात्राध्यापक क्या क्रिया करेंगे, पहला विकासात्मक प्रश्न देगा छात्राध्यापक। ठीक है, विकासात्मक प्रश्न। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती हैं, बच्चे फटाक से O2, CO2, NO आदि कहेंगे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कोई हिंदी में कोई इंग्लिश में बोलेगा, कुछ नहीं। फिर आपको पूछना है गैसों के अलावा वायुमंडल में और क्या होता है, बच्चे बोलेंगे जलवायु। वायु में उपस्थित धूल कणों की क्या उपयोगिता है, तो इन पर जल की बूंदें जमकर बादल बनाती हैं। तापमान के आधार पर वायुमंडल की कितनी परतें होती है, निरंतर। फिर जब बच्चे निरुत्तर हो जाए ना, निरुत्तर, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है शोभ मंडल धरातल से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक मौसमी घटनाएं यहीं पर होती है। ठीक, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना उसका सार है और वो सार आपको लिखना है श्याम बोर्ड पर। फिर छात्राध्यापक का कथन लिखना है। छात्राध्यापक उसके बारे में क्या बताएंगे,
यहाँ से शुरू होंगे। वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। पहली परत को सौरमंडल कहते हैं। सभी मौसमी घटनाएं या वर्षा, कोहरा आदि इसी मंडल में घटित होती हैं। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसकी औसत 13 किलोमीटर है। प्राण वायु का अधिकांश भाग इसी परत में पाया जाता है। इसकी ऊपरी सीमा को शोभ सीमा कहते। बस फिर आ जाएगा दूसरा, और दूसरा बिंदु क्या है? समताप मंडल। बोर्ड पर लिखना है समताप मंडल। और फिर छात्र अध्यापक क्रिया करेंगे। पृथ्वी के चारों तरफ से किसने वायुमंडल ने घेर रखा है? किसने घेर रखा है? तो बच्चे बोलेंगे वायुमंडल। वायुमंडल की पहली परत कौन सी है? तो अभी बताया था, तो बच्चे फटाक से बताया सौरमंडल। सौरमंडल की ऊपरी सीमा कौन सी होती है? समताप मंडल। इसकी धरातल से ऊंचाई कितनी है? तो बच्चे निरुत्तर हो जाते हैं। और आपको लिखना है समताप मंडल धरातल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है। फिर छात्राध्यापक कथन क्या होगा कि छात्राध्यापक समताप मंडल की धरातल से ऊंचाई 5 किलोमीटर है, इसमें 50 किलोमीटर है, इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, अतः वायुमंडल इसी परत में उड़ते हैं वायुयान, जैसे हवाई जहाज। ऐसे आपको उदाहरण देते हुए बताना है। ओजोन गैस इसी परत में होती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो समझेंगे। और आपको लिखना है ओजोन गैस होती है पराबैंगनी किरण से बतलाती है। बस हो गया। फिर आपका टॉपिक तीसरा हो जाएगा। तीसरा बिंदु हो जाएगा मध्यमंडल। अब आपको लिखना है विकासात्मक प्रश्न में समताप सीमा से ऊपर तीसरी परत कौन सी है? तो बच्चे फटाक से बोलेंगे मध्यमंडल। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो बच्चे लगभग 80 किलोमीटर बोलेंगे। इस परत की उपयोगिता क्या है? बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। तो आपको लिखना है उल्का पिंडों को जला देती है। छात्र अंतरिक्ष से आने वाली उल्का पिंड इस परत में आकर जल जाते हैं। इस प्रकार यह उल्का पिंडों से हमारी रक्षा करती हैं। छात्र वो ध्यान पर सुनेंगे और समझेंगे। फिर आपको लिखना है कि हमारी रक्षा करती है। चौथा बिंदु क्या है? आयन मंडल है, और आपको आयन मंडल बोर्ड पे लिख लेना है आयन मंडल। फिर आपको बच्चों से क्वेश्चन करने हैं। मध्यमंडल की कौन सी परत है? तीसरी। इसके ऊपर कौन सी परत होती है? चौथी परत। वायुमंडल की चौथी परत का क्या नाम है? आयन मंडल। क्योंकि आपने बोर्ड पे लिख दिया तो बच्चे बोल देंगे। आयन मंडल की ऊंचाई निरुत्तर हो जाते हैं। कितनी है? निरुत्तर हो जाते हैं। जब निरुत्तर हो जाते हैं तो आपको देना है, क्या करना है कि छात्र अध्यापक क्या बताएगा कि ध्यान मध्यम सीमा से ऊपर आयन मंडल होता है। इस परत की ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर होती है। संसार की दृष्टि, संचार मतलब जो इंटरनेट है, जो दूरभाष के लिए जो भी उपकरण यूज लेते हैं, उनके जो आदान प्रदान किए जाते हैं, कोडिंग की जाती है, वो सारे इसमें होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस बात को पहुंचाना, उस बात को वापस लेके आने के लिए जिस परत का उपयोग किया जाता है वो संचार मंडल है। और उसके लिए दृष्टि से ये जो परत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो तरंग, संचार तरंगे इसी परत से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौटती हैं। बच्चे ध्यान से सुनेंगे। फिर आपको लिखना है आयन मंडल ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर, रेडियो संचार तरंगों को परावर्तित कर देती। फिर आपको लिखना है अंतिम और बहिर्मंडल। विकासात्मक प्रश्न होगा। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल कौन सी परत है? 5वीं। इस परत की क्या विशेषता है? तो बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। आपको लिखना है बहिर्मंडल सबसे ऊपरी परत है। इसमें प्रमुखतः हीलियम और हाइड्रोजन गैसें पाई जाती है। इस मंडल के बारे में अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं की जा सके। बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आपको लिखना है बहिर्मंडल में कौन कौन सी गैसें होती है? तो प्रमुख गैस हीलियम और हाइड्रोजन। बस इसी के साथ आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। फिर आपको पुनरावर्ती प्रश्न पूछ लेते हैं। क्या जो अभी आपने पढ़ाया है उसी में से तो 4-5 क्वेश्चन पूछ लेंगे। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती है? वायुमंडल सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें क्या कहलाती हैं? पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगों को कौन सी मंडल वापस लौटा देता है? और ग्रह कार्य दे देना। वायुमंडल में स्थित 5 परतों के नाम लिखिए। उल्का पिंडों से हमारी रक्षा कौन करता है? वायुमंडल किस परत में उड़ते हैं? वायुयान किस परत में? यहाँ पर आपका हो जाएगा टॉपिक खत्म। बच्चे समझ गए। आपने बोर्ड पे लिखा, वो बच्चे लिख रहे हैं। फिर आपने होमवर्क करवा दिया। फिर गृह कार्य हो गया। गृह कार्य होने के बाद आपका पीरियड खत्म।
और फिर आपके अगला आ जाता है शैक्षिक नवाचार मुक्त शिक्षण प्रतिवेदन। ठीक है, शैक्षिक नवाचार मुक्त शिक्षण प्रतिवेदन, इसको करते हैं आगे शुरू। शैक्षिक नवाचार मुक्त शिक्षण प्रतिवेदन शिक्षा को जीवंत और समयानुसार बनाने के लिए उनके विषय वस्तु और शिक्षण विधियों से में नवीनतम लाना आवश्यक है। नवाचार का अर्थ ऐसे परिवर्तन से जो नवीन विधियों में पूर्व स्थापित विधियों का, कार्यक्रमों व परंपराओं का समावेश करता रहता है। शैक्षिक नवाचारों की कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, शिक्षण के साथ मूल्यांकन के क्षेत्र में भी नवाचार हुआ है, जैसे रटने की पद्धति को खत्म करके सेमेस्टर प्रणाली लागू करना, ग्रेडिंग सिस्टम आदि। बीएससी बीएड शिक्षण का पाठ्यक्रम 4 वर्ष का कर दिया गया तथा शिक्षण कार्यक्रमों में विद्यालय अभ्यास की अवधि निश्चित की गई, ताकि एक छात्र अध्यापक जिसमें जाना चाहता है उस क्षेत्र का नाम प्राप्त कर सके तथा कुछ समय उस क्षेत्र में रहकर वास्तविकता का अनुभव कर सके, वह विद्यालय गतिविधि का प्रशिक्षण का प्राप्त कर सके। शिक्षण व्यवस्था में नवाचार हेतु वर्तमान में शिक्षण के लिए अनेक प्रकार की नवीन शिक्षण विधियां अपनाई जा सकती हैं तथा कई विधियों विद्यालय में वर्तमान में अपनाई भी जा रही है। जैसे प्रोजेक्ट विधि है वो विद्यालय में अपनाई जा रही है, भ्रमण विधि अपनाई जा रही है, यानी कि जिस स्थान के बारे में उन्हें बताना है वहां का उन्हें घुमाया जाता है, वहां भ्रमण करवाए, किले हैं, छतरियां हैं, जो भी है। प्रदर्शन विधि यानी कि जिस चीज को उन्हें समझाना है उसका प्रदर्शन करो। खेल विधि में खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। कहानी विधि में कहानी के माध्यम से, केस स्टडी विधि आदि विधियां। अनेक प्रकार की शिक्षण विधियों व सहायक शिक्षण उपकरणों के प्रयोग से नवाचार युक्त शिक्षण व्यवस्था संचालित हो रही है तथा नवीन विधियों द्वारा विद्यालय में शिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में व्यक्ति व समाज में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ रहा है। शैक्षणिक नवाचारों का प्रभाव व उद्भव स्वतः नहीं होता है, वरन उन्हें खोजना पड़ता है। शैक्षणिक नवाचारों को शिक्षण व्यवस्था में सुनियोजित ढंग से प्रयोग में लाना होता है ताकि शैक्षिक कार्य को परिवर्तित परिवेश में गति मिल सके और परिवर्तन के साथ गहरा तारतम्यता बनाए रख सके। ठीक है, अगला है आपके सामने यही है। ठीक है, स्वयं द्वारा अपनाए गए नवाचार की बात करें तो स्वयं यानी खुद ने कौन कौन से नवाचार अपनाए हैं, तो अपने विद्यालय का नाम, फिर मैंने इंटर्नशिप अवधि के दौरान अभ्यास शिक्षण करवाया। ठीक है, जिसके तहत मैंने कई नवाचारों का उपयोग कर अध्ययन की प्रक्रिया को बेहतर बनाने का प्रयास किया। शिक्षण में पाठ योजना का उपयोग किया जिसमें हर बालक प्रत्येक प्रकरण को अच्छे से समझ पाता और इसका प्रयोग कर पाता। साथ ही मैंने दृश्य श्रव्य सामग्री के साथ आईसीटी लेसन का उपयोग किया जिसमें बालक अपने अधिगम को स्थायी बना सके। मैंने विद्यालय में विद्यार्थियों को प्रतिदिन नियमित रूप से गृह कार्य दिया ताकि बच्चे घर पर समय का सही उपयोग कर सके। इसी तरह मैंने कक्षा गतिविधि के तहत विद्यार्थियों को चित्र व डायग्राम बनवाने का कार्य भी की नियमित करवाया ताकि उनकी सृजनात्मकता का पता चल सके। इसी प्रकार विद्यालय में इंटर्नशिप की अवधि के दौरान मैंने विद्यालय में अनेक शैक्षिक व सह शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया तथा नवीन शिक्षण प्रतियोगिताएं व नवाचार युक्त शिक्षण गतिविधियों का आयोजन कर पाए। ठीक है, फिर ये मूल्यांकन व क्षत्रिय कार्य प्रतिवेदन क्या है। मूल्यांकन व क्षत्रिय
कार्य करती है। विद्यालय में विद्यार्थियों को शैक्षणिक का अवलोकन करने के लिए मूल्यांकन करना जरूरी होता है तथा मूल्यांकन के लिए कक्षा स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी कार्य देकर उनकी प्रतिक्रिया को अंकों के माध्यम से आंकना जाता है। विद्यालय में इंटर्नशिप के दौरान मैंने वह सभी शिक्षकों द्वारा नियमित रूप से बच्चों के कक्षा टेस्ट लिए गए। अध्याय पूरा होने पर दूसरे दिन कक्षा में अध्याय से संबंधित प्रश्न उत्तर पूछे गए। तृतीय परक व वार्षिक परीक्षा से पहले पाठ्यक्रम के बाद बच्चों को तैयारी परखने के लिए प्रतिदिन दो अध्यायों के आधार पर कक्षा टेस्ट लिए गए। ऐसा प्रत्येक विद्यार्थी करने से परीक्षा पूर्व विद्यार्थियों के शिक्षण के स्तर का पता चल सकता है। प्रदत्त कार्य के तहत कक्षा में सामाजिक विज्ञान के तहत अध्याय में आई हुई कक्षा गतिविधि करवाई गई, जिसके तहत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर मुद्रित चिन्हों को काटकर उनका कलेक्शन विद्यार्थियों को लाने के लिए करा गया। विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र बनाने को कहा गया। विद्यार्थियों द्वारा हिंदी विषय में के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम आदि के चार्ट बनाए गए। शिक्षण विधेयक की आवश्यकता के अनुसार विद्यार्थियों को समूह बनाकर उन्हें अलग अलग कार्य दिए गए, जिससे विद्यार्थियों के रचनात्मक कौशल का विकास हो सके। ठीक है, इस प्रकार विद्यालय में छात्र छात्राओं के अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए अनेक गतिविधियों का उपयोग किया गया। विद्यार्थियों के शिक्षण स्तर का मूल्यांकन कर कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया, जो आपने खुद ने नवाचार किए वो। फिर आता है शिक्षा विभाग राजस्थान सर, नवीन विद्यार्थी प्रवेश आवेदन पत्र है, इसको कैसे भरना है वो भी इस इंटर्नशिप के दौरान सिखाया जाता है। क्या करना है, पहले आपको 17 लिखना है। जैसे अभी 24-25 चल रहा है तो आप 24-25 20 सत्र में आप इसको देख रहे हैं। फिर आपको विद्यालय का नाम लिखना है, छात्र का नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखनी है, शब्दों में जन्म तिथि लिखनी है, पिता का नाम, कार्य क्या करते हैं, वार्षिक आय कितनी है, माता का नाम, व्यवसाय क्या है, वार्षिक आय माता की अगर माता व्यवसाय करती हैं, कृषि करती हैं, छात्र या छात्रा का पता तो स्थान लिखना है। स्थान में आपको गांव, तहसील, जिला और वर्तमान में भी आपको गांव और तहसील और जिला, अभिभावक या संरक्षक का पता लिखना है। अगर सेम है तो कोई बात नहीं, अलग है तो आपको उसके हिसाब से लिखना है। और इसकी सेपरेट वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर छात्र के बारे में, पूर्व में कौन से विद्यालय में पढ़ा है, जाति क्या है, सामान्य है तो सामान्य, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा, अंतिम कक्षा कौन सी थी, किस कक्षा को पार करके इस विद्यालय में आया है, किस वर्ष में उसको पास किया है, परिणाम क्या रहा, पास था तो पास लिखना है, यदि 5वीं से निकल के यहाँ 5वीं में भर्ती हो रहा है तो फेल हुआ होगा। पूर्णांक लिखने हैं, प्राप्त अंक कितने हुए थे, प्रतिशत कितने बने थे, कक्षा जिसमें प्रवेश करना चाहता है तृतीय भाषा के रूप में कौन सी लेगा, यदि वो 6ठी से 8वीं के बीच में प्रवेश ले रहा था, ऐसी कक्षा में 11वीं और 12वीं हो तो उसके अनुसार 3 सब्जेक्ट आते हैं, उनको लिखना है। छात्र के हस्ताक्षर करवाने हैं, दिनांक लिखनी है, अभिभावक के हस्ताक्षर लिखने हैं, 2 बार करवाने हैं, आपको डेट लिख देनी है जिस दिन वो यहाँ पे आ रहा है। फिर आता है कार्यालय उपयोग हेतु आपको एक रसीद दी जाती है। ठीक है, फिर आपको वो रसीद बनानी है। कैसे बनानी है, पहले स्कॉलर नंबर लिखने हैं, बस प्रवेश दिनांक लिखनी है, छात्र को शुल्क है 200 रुपये होते हैं, 200 रुपये लिखनी है, रसीद संख्या लिखनी है, बुक नंबर, कौन सी बुक में से रसीद काट रहे हैं, कितनी तारीख को कट कर रहे हैं, राजकीय कोष शुल्क कितना है, रसीद संख्या कितनी है, बुक नंबर कितने, एक फॉर्म होता है उसको भरना। उसमें क्या है, एक छात्र कोष शुल्क लगती है, एक राजकीय कोष शुल्क लगती है, उन दोनों के लिए रसीद नंबर होते हैं, बुक नंबर होते हैं, दिनांक लिखनी है। फिर हस्ताक्षर जांचकर्ता के, हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता के, छात्र का नाम, पिता का नाम,
कक्षा और वर्ग में प्रवेश, फिर संस्था प्रधान उस पर हस्ताक्षर करता है और सील लगा। ठीक है। फिर आपको भरना पड़ता है टीसी फॉर्म। टीसी फॉर्म कैसे भरते हैं उसके बारे में, स्थानांतरण प्रमाण पत्र या स्कॉलर रजिस्टर, उसमें एडमिशन प्रवेश दिनांक लिखनी, टीसी दे रहे तो डेट, किस दिन आप उसको छोड़ रहे हैं, स्कूल से ट्रांसफर करने के लिए लीव दे रहे हैं। ठीक है। अब कारण क्या है, वो टीसी क्यों ले रहा है, अन्यत्र प्रवेश। फिर रिकॉर्ड बी में आपको लिखना है कि उसका नाम क्या है, जन्म तिथि क्या है, 2 नंबर में। फिर पिता माता या अभिभावक का नाम लिखना है। फिर किस विद्यालय से वो उत्तीर्ण हुआ है और कौन सी कक्षा उत्तीर्ण हुआ है। फिर आपको उसकी जन्म तिथि नीचे शब्दों में लिखनी। फिर आपको रिकॉर्ड सी भरना होता है, रिकॉर्ड डी भी भरना होता है। रिकॉर्ड डी में क्या है कि आचरण कैसा है उसके अनुसार आप नंबर दीजिए, प्रधानाचार्य सी लगा दे, हस्ताक्षर। रिकॉर्ड बी में आपको एडमिशन की डेट लिखनी है, कक्षा पास की तिथि लिखनी है, कार्य दिवस कितने थे, उपस्थित कितने थे चित्रा, और कक्षा में कुल छात्र कितने थे, इतना लिख के आपको उसको फिल करना होता है। और ये सब आपको पहले इंटर्नशिप में ये सिखाया जाता है। हालांकि ऐसा कहीं देखा नहीं है सिखाते हुए, बट हाँ सिखाना चाहिए, सिखाते नहीं है वो अलग बात है। फिर आता है छात्र प्रवेश पंजिका, जिसमें क्या आता है आपको लिखने होते हैं छात्र के स्कॉलर नंबर, छात्र रजिस्टर होता है, स्कॉलर नंबर लिखे जाते हैं, छात्रों का नाम लिखा जाता है, जन्म तिथि लिखी जाती है, वर्ष लिखा जाता है, आयु कितनी है जब प्रवेश किया, पिता का नाम या माता का नाम लिख दो, पिता माता, संरक्षक का व्यवसाय लिख दो, निवास स्थान की तहसील कौन सी है वो लिख दो, राजस्थान में कितने समय से रह रहे हैं अगर वो हो तो, परमानेंट यही है तो कुछ नहीं लिखना है, जाति व धर्म क्या है, लगभग लिखने हैं। पूरे भर दो, 10-12 तो लिखने ही है, 10 तो कम से कम लिखें, 10 से ज्यादा आप लिख सकते। ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट एडमिशन रजिस्टर, सबसे पहले पहला फॉर्म है। ठीक है। पहले कॉलम में आपको नाम लिखना है विद्यालय का जिसमें पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है। फिर प्रमाण पत्र संख्या हो तो, नहीं हो तो कोई नहीं। भर्ती और उत्तीर्ण होने की दिनांक लिखनी है, पहली कक्षा में कब भर्ती हुआ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, सभी कक्षाओं के बारे में लिखना है। ठीक है। फिर आपके पास है छात्र उपस्थिति पंजिका, इसमें आपको क्या लिखना है, कक्षा लिखनी है, कक्षा में छात्रों के नाम लिखने हैं, फिर वो कब प्रेजेंट है, संडे कब था, इन सब के बारे में। जैसे कि सेशन में आप यहाँ लिख सकते हो, अब वर्तमान में क्या चल रहा है, 24-25 चल रहा है, 2024-25 कर दो, कक्षा लिख दो इसके अभी आप बना रहे हो, स्कॉलर नंबर, फिर आप उनके नाम लिख लो और अटेंडेंस लग जाएगी। जैसे कि 2 तारीख को संडे है तो संडे पे गोला कर दो, 2 को संडे है तो 7, 9 को संडे होगा, 9 को संडे है तो 9, 7, 16 को संडे होगा और वो अगले पे। ठीक है। फिर इनमें तो आपको लिख देना है ऐसे, तिरसा संडे, SUNDA। ठीक है। और बाकी को आपको भरना होता है, जब प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट, या 1-2 का सिस्टम चल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। फिर आपको योग लिखना है, भाई कितने दिन उपस्थित रहा प्रत्येक छात्र के बारे में। ठीक है। अनुपस्थिति कितने दिन रही, लघु हस्ताक्षर कक्षा अध्यापक के, योग छात्रों की संख्या, योग कितना हुआ, बॉयज कितने थे कुल छात्र, अनुसूचित, SC ST OBC किस किस से थे, सब लिखना होता है। ठीक है। फिर आए, ये आगे वाला पोर्शन हो गया, 16 से शुरू होगा,
जब तक महीना है, जो महीना है 28 दिन का होगा, 27 दिन का होगा, संडे लिखा हुआ है संडे लिखा। जांच करता के हस्ताक्षर नीचे में एक तरफ भर दिया, दूसरी तरफ विहित मापदंड। विहित मापदंड में आपको अभी तो कुछ बढ़ने लायक था नहीं, सब देख लिया आपने, देखते रहो। यहाँ पे आपको लिखना है संस्था प्रदान के अनुदेश में शिक्षक कार्य संबंधी संस्था प्रदान की गति से प्राप्त अनुदेशन के संदर्भ हेतु नीचे लिखा जाए। यानी आपको डेट लिखनी है, फिर आप उस डेट को क्या विवरण यानी क्या विशेष किया था उसके बारे में, जैसे राष्ट्रीय खेल दिवस था के दौरान प्रधानाध्यापक के संबोधन को एक, ठीक है, शिक्षक दिवस की तैयारी से संबंधित अनुमोदन था 5 तारीख को। 9/4 को स्वच्छ भारत कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में अनुदेशन था। 11/4 को तथ्य परख से संबंधित जानकारी। 27/7 को क्या थी, ग्रीष्मकालीन अवकाश में विद्यालय को गृह कार्य का आदेश। SUPW कैंप का आयोजन, वार्षिक परीक्षा का आयोजन के आदेश, जो आदेश थे और किस डेट को थे क्रमशः लिखते जाओ, ठीक है। फिर गृह कार्य की जांच का पक्षिक समय विभाग, मतलब किस दिन कौन गृह कार्य जांच करेगा और कितने करेगा। क्योंकि गृह कार्य दिवस सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। रविवार को छुट्टी रहती है तो शनिवार तक। 6ठी, 8वीं, 7वीं, 5वीं, 8वीं, चौथी। गणित का विज्ञान का विषय लिख दो। फिर पंजीकृत छात्र कितने हैं। प्रस्तावित गृह कार्य जांच क्रमांक जैसे 1 से 17 तक करेंगे, दूसरी क्लास में 1 से 15 तक करेंगे, 7वीं क्लास में 1 से 13 तक करेंगे। 29 है तो अगले सोमवार को वापस आ जाएगा नंबर, कैसे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। गृह कार्य की जांच का साप्ताहिक समय विभाग चक्र, ये वापस आ गया, ठीक है। वर्ष के कार्य दिवसों का विवरण लिखना है, यानी कि अब आपको लिखना है कि जैसे क्लासेस कब शुरू हो रही, जुलाई से हो रही, जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है भाई। मार्च तक अलग होता है, मार्च के बाद अगले वर्ष में आ जाता है। मई से शुरू करना है। कार्य दिवस कितने थे मई में, अवकाश कितने थे, सोमवार कितने थे, मंगलवार कितने थे, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 8 और 6, 14 जो उपस्थिति दिन थे। 2 सोमवार आए, 2 मंगलवार, 2 बुधवार, 2 गुरुवार, 3 शुक्रवार, 3 शनिवार, बाकी सब छुट्टी थे। जुलाई में 27 थे तो 4 अवकाश रह गए। 5 सोमवार थे, 5 मंगलवार थे, 5 बुधवार थे, गुरुवार 4 हुए, शुक्रवार 4 हुए, शनिवार 4 हुए, यानी कि तीनों में से आए। फिर अगस्त में 25 दिन थे, 6 अवकाश हो गए, 25 उपस्थिति हो गई, 6 अवकाश के हो गए, 31 दिन हो गए। फिर कौन कौन से दिन उपस्थिति रही, कितने कितने आए, 3 सोमवार आए, 4 मंगलवार आए, 4 बुधवार आए, 5 गुरुवार, 5 शुक्रवार और 4 शनिवार आए। ऐसे सब पूरे पूरे महीनों का लिख लें, ठीक है। इसमें ऐसा बताना जैसा कोई है नहीं। अध्यापक कार्य विवरण में अध्यापक कक्षा दर्ज करनी है, पहली दूसरी का किया, क्या किया, सभी विषय 6x6, 6 विषयों के प्रति सप्ताह में निर्धारित कालांश, 6 सब्जेक्ट थे और 6 कालांश निर्धारित सप्ताह में 36 हो गए। सत्र में विषय के लिए प्रस्तावित कालांश 6624। पर्यावरण अध्ययन का एक कालांश 6 दिन, यानी कि 6 कालांश और कुल हो गए 1104। इसी प्रकार अलग अलग विषय के लिखने हैं, ठीक है। पाठ्योत्तर प्रवृत्तियां जो अध्यापक अभिभावक पहुंच गई, ठीक है। प्रवृत्ति क्या थे और कब, संचालन के दिनांक और संपादित कार्य का विवरण, ठीक है। पहली टीम प्रभारी जो 4/4/22 को थी और खेलकूद प्रतियोगिता हेतु प्रभारी बनाया गया। MDM रिपोर्ट के लिए और MDM रिपोर्ट पूर्ण करके जांच कर दी 9 तारीख को। शाला दर्पण की 11/4 को और शाला दर्पण में कार्य पूर्ण करना था। बोर्ड परीक्षा फॉर्म के संबंध में जो भी आप जब वहां पे हो ना, उसी के बीच की डेट लिखना, डेट में आप कभी मिस्टेक नहीं।
वह एसएमसी रिपोर्ट दी, आधार पंजीयन करवाया, यात्रा किराया जमा करवाया, इन सब के बारे में लिख। ठीक है। फिर संस्था प्रधान के हस्ताक्षर होते हैं और अध्यापक के हस्ताक्षर। वार्षिक गृह कार्य में बात करें तो कक्षा 7वीं और विषय विज्ञान महा लिखते जाओ, इकाई या उपइकाई, जैसे कि पाठ का नाम भोजन था, पदार्थ था, अम्लसार, अंतःस्रावी ग्रंथि, श्वसन, कंकाल, कंप्यूटर, परावर्तन। भोजन के अवयवों के बारे में आप क्या जानते हैं? पदार्थों का पृथक्करण, रासायनिक परिवर्तन, अम्लसार व लवण में अंतर बताओ। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, इन सब के बारे में लिखना था। जो गृह कार्य दिया ना, वो ग्रस्त कार्य कब दिया और उसकी जांच कब की गई, इनके बारे में लिखना है। साल के अंत में यह साइन करवाना है। अध्यापक की वार्षिक योजना, अध्यापन की वार्षिक योजना में कक्षा लिखो, विषय लिखो और अध्यापन क्या क्या करवाए। जुलाई में भोजन इकाई को पढ़ाया, अगस्त में पदार्थ वस्तुओं बताई, सदियों का संचार पढ़ाया, सदियों का संचार, गतिमान वस्तुएं। इस प्रकार जो पढ़ाया जाता है वो। वैसे आप 4 महीने जाते हो, 2 महीने, 1 महीना और 4 महीने जाते हो, 4 महीने के वर्ष से। लेकिन अब क्या करते, भर देते जो भी, कौन देखने वाला, देखता कोई है नहीं। फिर पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्र और सहायक सामग्री क्या क्या थी और विषय कौन सा था। संस्था प्रदान की टिप्पणी, जैसे चौक, चार्ट, चार्ट इंडस्टर और संकेतिका। ये जो डंडी होती है संकेत करती है, जिससे विज्ञान विषय के लिए चाहिए थी। ये जो जिस दिन जो चाहिए जिस विषय के लिए वो लिखना होता है। गृह कार्य की जांच लिखनी है और गृह कार्य की जांच तिथि लिखनी है। तिथि को लिखने के लिए क्या होता है, आप तारीख लिखिए, तारीख के बाद में ऊपर महीना और नीचे साल। जैसे 19/1/20, यानी कि 19 तारीख पहला महीना और 2020 में प्रकार जांच किया गया। किसका किया गया उसका नाम लिखो, राकेश टायर, पूरा राम, दिनेश कुमार, जो भी आप करें उनका लिख। छात्र प्रगति अभिलेख, यानी कि छात्रों की प्रगति, प्राप्तांक का विवरण। 3 प्रग होते हैं, फिर योग होता है, फिर मौखिक परीक्षा का होता है, अर्धवार्षिक का होता है, वार्षिक का होता है। इन सब के बारे में आपको लिखना चाहिए। छात्र नाम, पहले प्रग में कितने नंबर आए, कितने में से आए, दूसरे में, तीसरे में, फिर योग कितना हुआ, फिर प्रथम प्रथम फर्स्ट में, फिर मौखिक में, और फिर योग हो जाता है 70 में, तो 70 में। दैनिक पाठ योजना, दैनिक में आपको मंगलवार को दूसरी, तीसरी, चौथी, इस कक्षा को किस कालांश में कौन सी कक्षा को पढ़ाया और कौन सी विषय पढ़ाया और उनकी कौन कौन सी इकाई थी उनको लिखना है। विषय वस्तु पर अध्यापन बिंदु कौन कौन से थे, जैसे कौन था, द्विघात समीकरण पढ़ाया होगा, फिर अगले दिन द्विघात समीकरण पढ़ाया होगा, फिर HIV व एड्स के बारे में सिखाया तो वो लिखो, जो बता रहे वो लिखते थे। फिर आता है पाठ योजना। शिक्षण विधि क्या थी, कौन सी विधि आपने उपयोग ली। सहायक सामग्री आपने यहाँ पे लिखनी है, सहायक सामग्री, ठीक है, यहाँ पे सहायक सामग्री लिखनी, जैसे चौक, झाड़न, संकेतक, कभी चौक झाड़न दिया है। कक्षा कार्य क्या था और गृह कार्य क्या था, उन दोनों के बारे में पहले कक्षा कार्य लिख दो, फिर गृह कार्य लिख दो। ठीक है, ये हो गया दैनिक कार्य। इसके बाद में वही अटेंडेंस, पिता का नाम और अटेंडेंस बनी, CL PL जो भी। ठीक। फिर रजिस्टर दिया हुआ है तो रजिस्टर में वही सेम है, अटेंडेंस। फिर कैश बुक आ जाती है। ठीक है, कैश बुक बनी होती है, दिनांक, किससे प्राप्त किए, किस मद से प्राप्त हुए।
फंड आता है ना, जो डोनेशन आता है ना, उसके बारे में। यानी कि कितने तारीख को किससे लिए, जैसे 5/4 को सुमित्रा से लिए थे और पंजीयन के लिए कितने रुपए, 75 रुपये छात्र शुल्क, 35 रुपये कार्य अनुभव शुल्क और 5 रुपये विज्ञान शुल्क, 75 रुपये शुल्क, एकड़ 5, बीमा 10। यानी कि ये सब मिला के योग हो गया 195 रुपये और रोकड़ लिए थे और SBI में जमा करें। फिर महेंद्र कुमार से लिए थे, सरपंच जी थे, कमरे के लिए लिए थे, उसमें न सत्र शुल्क था, कुछ नहीं था, सीधा आए थे 3 लाख रुपए और SBI में जमा करें। उससे क्या बनेगा, कमरा बनेगा। फिर आएगा फर्नीचर के लिए, तो फर्नीचर के लिए किससे लिए, उसका कितने लिए वो लिख दो और कहाँ गए, SBI में। ठीक है। फिर आगे आएगा विद्यालय निधि से रोकड़ पंजीका। ठीक है, इसमें यह नाम लिख दो किससे किसको दिए। देखो पहले डेट लिखो, फिर किसको दिए और कितने रुपए दिए। किस लिए दिए, स्कूल और फर्नीचर के लिए। पोस्टर के लिए कुछ नहीं दिया था, क्योंकि 500 रुपये दिए थे और 500 योग हो गया। शेष नगद आपके खाते में कितनी है, बैंक या डाक खाना कौन सा है, तो ऐसे। ठीक है, पैसे निकलते जाएंगे वैसे कम हो जाएंगे। 500 निकले 29,500, 2,99,500 बचे, 1000 निकले 2,98,500 बचे। ठीक है, इस प्रकार बचते रहेंगे। अगला है स्थायी सामग्री स्टॉक रजिस्टर। इसमें क्या करना है आपको, कहाँ से देख, पहले डेट लिखनी, डेट सबसे पहले। फिर मातेश्वरी फर्नीचर से 3 टेबल ली, तो 3 टेबल के 1,500 रुपये हुए, 5/4 को 2022 को। फिर आगे आने, फिर राजेश फर्नीचर से 1 टेबल लाई, कब लाई थी, तो 25/1/24 को, 500 रुपये में ली थी। फिर मातेश्वरी स्टेशनरी से 2 बुक ली थी, तो 2 बुक 600 रुपये की आई और 26/4/22 को। ठीक है, कैसे बना। स्टेशनरी या लेखन सामग्री पंजीयका भरनी है, पहले विद्यालय का नाम लिखो, फिर नेम ऑफ डिपार्टमेंट, कागज दस्ता। अब देखो यहाँ डेट लगानी है, जरूरी है। क्वांटिटी कितनी प्राप्त हुई थी और क्वांटिटी इश्यू कितना था, बैलेंस कितना बचा और कहाँ से ली, तो दिनेश स्टेशनरी से 5 नोटबुक ली, 20-20 रुपए की, 100 रुपये। रेनबो स्टेशनरी से 4 बुक ली, 280-80 रुपए की और ईयर से 20 रुपये हो गए। विश्वकर्मा स्टेशनरी से 4 रजिस्टर लिए, 50-50 रुपए का रजिस्टर था, 200 रुपये हो गए। ठीक है, श्रीयांश स्टेशनरी से आपने अटेंडेंस रजिस्टर लिए थे, 200 रुपये का एक था, 10 लिए थे तो 2,000 रुपये हो गए। ठीक है, फिर आकस्मिक अवकाश पंजिका, यानी कि जब भी कोई आकस्मिक अवकाश लेता है, तो शिक्षा विभाग से ली, कितने दिन के लिए। ठीक है, 2 दिन अवकाश कार्य, 1 दिन बीमार होने के कारण, 1 दिन शादी में जाने हेतु और 1 दिन 4 दिन जरूरी। इस प्रकार जो हो गए टोटल, लिख लो इतनी छुट्टियां। फिर बुक इश्यू, यानी कि बुक छात्रों को देते हैं, सेशन लिख दो 24-25, 24-25। भारतीय गणित की पुस्तक थी जो अशोक कुमार को दी गई थी, तो परिग्रहण क्रमांक 1169 है और दिनांक उसने 5/4 को ली थी, 1 नंबर पे। ठीक है, 8वीं कक्षा का छात्र है, कार्ड नंबर उसके 24 है, डेट वापस लिख दो अशोक कुमार और उसने वापस कब। इसी प्रकार योग व्यायाम की बुक मेवाराम ने ली थी, कब ली थी, इस पंजीयन क्रमांक कितने हैं, वो सब लिखना। एक्सेलरेशन रजिस्टर में दिनांक, संख्या, पुस्तक देखो, इसने ली 24/4 को एक पुस्तक, सत्य के साथ प्रयोग, महात्मा गांधी की, पोरबंदर प्रभात प्रकाशन से आई है। ठीक, हिंदी व्याकरण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है, 6 बुक आई। परिग्रहण पंजिका, परिग्रहण पंजिका में क्या है,
कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दमोलाई से 175 रुपये में श्रेणी 7वीं और 8वीं की प्राप्त की 50 कॉपी। दमोलाई नाडी ने 350 7वीं और 8वीं की 100 कॉपियां प्राप्त, इनका मूल्य 350 रुपये। इसी प्रकार 184 कॉपी 7 से 8वीं क्लास के लिए और 70 रुपये। ठीक है, फिर परीक्षा संबंधित नियम लिखे हुए इधर, और इधर आता है प्रगति पत्र। रजिस्टर नंबर लिख दो, छात्र का नाम, कक्षा लिख दो, जन्म तिथि लिख दो, पिता का नाम श्री राजेंद्र शेखावत, माता का नाम, संरक्षक का नाम, पिता या संरक्षक का पता, जिला विलास सब लिख के भर दो। अध्ययन प्रगति पत्र ये क्या है? परीक्षा परिणाम की अंक तालिका है, और अंक तालिका भरनी, हिंदी में कितने आए, इंग्लिश में कितने आए, कौन सी परीक्षा दी, उत्तीर्ण हुआ नहीं हुआ, कितने परसेंटेज बने, ग्रेड कौन सा, एक कक्षा में स्थान कौन सा, सब लिखना है इसमें। और इसमें जो जो पूछ रहा है वो सब लिखना होता है। आप अपने हिसाब से बना देना, क्योंकि उसमें जैसे आप देखोगे ना, आप अपने छात्र के हिसाब से अंक सूची में द्वितीय प्रक क्लास 5 और स्वरूप परीक्षक कौन था? स्वरूप गोदारा था, और विषय विज्ञान। फिर उन जितने भी छात्र हो, जैसे 61 छात्रों के कॉलम होते हैं, कहाँ पर दो। रमेश कुमार को 3.5 नंबर दिए और 10 में से 7, ये 5 में से, ये 10 में से, 5 में से 3 6 3.5 का 7 3 7 स्टूडेंट का नाम और नंबर देते हैं तब। उपस्थित छात्र, सम्मिलित छात्र, उत्तीर्ण हुए और अनुपस्थित। परीक्षा फल परिणाम लिखना। जनरल प्रोविडेंट फंड में के कटौती की सूची। पीईओ कार्यशाला का नाम लिख दो, माँ लिख दो, और खाता संख्या लिखो। ठीक है, खाता भाई वो प्रश्न लिखो, नाम लिखो, क्या दिया था, रकम 7200 रुपये, और विशेष नंबर। ऐसे जो आपके वहां लगे हुए उनको कितने रुपए देने हैं और कैसे दिए थे बोले। हस्ताक्षर और पद। प्रार्थना पत्र की बात करें तो ये प्रार्थना पत्र है, कर्मचारी का नाम वगैरह। कैश मेमो की संख्या 540735, बालाजी मेडिकल स्टोर चालोड़ा। पीए मैक्स 10 ली थी, लोरेक्स 2 ली थी, टैब लैब 1 ली थी, और एचपी पर 1 ली। 60 रुपये 60 रुपये 10 रुपये और 12। इस प्रकार बिल बनाना। पोशाक सूचना देती होती है, तो पोशाक राज्य विद्यालय का नाम लिख दो। फिर देखो प्रारंभिक शेष कितने थे, फिर वापस उपलब्ध खाद्यान्न कितना हुआ, कितना लिया, ऐसे लिखते जाओ। जब जब खाद्यान्न आए तब तक के लिखते जाओ, और इस प्रकार आपको बना। फिर एमडीए में भी वही 1 से 5 तक कितने किलो लिया, 6 से 10 तक के लिए कितने छात्र उपस्थित थे, अवकाश कब था, कितना खर्च हुआ, पोशाक कितना नहीं हुआ, क्या खर्च हुआ, गेहूं बाजरा चावल जो भी। अनुभव समस्या इंटर्नशिप रिपोर्ट आती है, जिसमें आपको क्या भरना होता है। इसमें सबसे पहले आपको भरना होता है इंटर्नशिप में अनुभव समस्या। पहला आपका क्या था, इंटर्नशिप में अनुभव समस्या आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रस्तावना लिखनी होती है। प्रस्तावना में कक्षा का संबंधित, विषय वस्तु संबंधित, मानसिक विभिन्नताओं वाले बालकों संबंधित समस्या समाधान, शिक्षक छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापक छात्र। ठीक है, इंटर्नशिप के लिए आए अध्यापक छात्र अध्यापक छात्र अध्यापकों में सरकारी स्कूल में बीएड में शिक्षण के दौरान प्राप्त किए गए कौशलों का उपयोग करना होता है। उन कौशलों से स्कूल संबंधी समस्याओं का पता लगाकर हल करना होता है, और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके उस अनुसार प्रभावी शिक्षण दिया जाना चाहिए। समस्याओं को सुलझाने के लिए स्कूल के स्टाफ से बातचीत करनी चाहिए, ताकि सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करके वह अपने मानसिक व शारीरिक विकास के साथ साथ शिक्षा प्राप्त कर अन्य विकास कर सके, उन्नति की ओर आगे बढ़ सके। कक्षा कक्ष संबंधित की बात करें
सभी कक्षाओं के छात्रों के अनुसार अच्छी बनी हुई है। अनेक बैठक व्यवस्थाएं भी ठीक हैं, लेकिन जब कक्ष में शिक्षण के दौरान विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, खेलने व बात में अधिक रुचि लेते दिखाई देते हैं, तो वह शिक्षण से वंचित रह जाते हैं। इस समस्या का सुलझना आसान नहीं है। बार बार एक ही टॉपिक को समझाने पर सभी छात्रों को याद होता है। ठीक है। फिर आपको कितनी बार समझाना और विद्यार्थी अपना कार्य करते हैं या किसी टॉपिक को याद करने में ज्यादा से ज्यादा करते हैं। इंटर्नशिप में आए सभी छात्राध्यापक हर संभव तरीके से अपना अगर बच्चों को याद करवाने का प्रयास करती हैं, लेकिन विद्यार्थी की मानसिक स्थिति के अनुसार कुछ विद्यार्थी याद कर लेते हैं, लेकिन अधिक संख्या विद्यार्थी इन्हें याद नहीं कर पाते। इस समस्या के कारण विभिन्न विवरण भी पूरा नहीं हो पाता है। विवरण को भी जाए तो क्या विद्यार्थी उन पाठों और टॉपिकों को भूल जाता है? तो कितनी बार इनकी टॉपिक को पढ़ाना पड़ता है। इस कारण सरकारी स्कूल के बालक शिक्षा में 50% अग्रणी कर पाते हैं और उनकी उन्नति में पीछे रह जाते हैं। विषय संबंधित बात करें तो सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या घटती व बढ़ती रहती है। इस कारण सरकार द्वारा भेजी जाने वाली विषय वस्तु सभी विद्यार्थियों के पास उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है। के साथ सामंजस्य नहीं बैठ पाता है और कुछ कारण शिक्षा स्तर के अनुसार पीछे रह जाते हैं। बच्चों को अनुकूल वातावरण नहीं मिलने पर वे मानसिक रूप से विभिन्न स्वभाव के होते हैं। कक्षा में सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। इन बालकों के कारण का आधारभूत ज्ञान बहुत कमजोर हो जाता है। इस कारण उच्च शिक्षण स्तर के लिए विषय वस्तु को समझने में अधिक समय लगता है। मानसिक विविधताओं से संबंधित बात करें तो सभी विद्यार्थियों को आयु लगभग समान होने के कारण शिक्षा में वंचित रह जाते हैं। सरकारी स्कूल में 6 से 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों का एक्ट 2 से 9 के अनुसार निःशुल्क दाखिला किया जाता है। कुछ कक्षाओं में विद्यार्थियों की आयु छोटी बड़ी हो जाने पर शिक्षण प्रक्रिया के बाद उत्पन्न हो जाती है। स्कूल के स्टाफ सदस्यों को ऐसे विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए अत्यधिक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। फिर भी ये सामान्य शिक्षण से 50% पीछे रह जाते हैं। कुछ विद्यार्थी लगातार क्रमिक कक्षाओं के अध्ययन करते रहते हैं तो उनका शिक्षण स्तर उच्च हो जाता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी वातावरण के बदलाव के कारण शिक्षण से वंचित रह जाते हैं। फिर अन्य समस्याएं लिखनी है। कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो कुछ आसानी से हल नहीं होती है। कुछ विद्यार्थियों को प्यार भरा माहौल देने पर वह शिक्षण में रुचि लेते हैं, लेकिन कुछ इसका गलत उपयोग कर रुचि नहीं ले पाते हैं। ज्यादा दंड देने से भी बालक भय के कारण शिक्षण में रुचि नहीं ले पाते हैं। पुरस्कार व मापदंड दंड का उपयोग भी सोच समझकर करना पड़ता है। कभी कभी भाषा का ज्ञान नहीं होने पर भी विद्यार्थी शिक्षण में पीछे रह जाता है। छात्र अध्यापक को विद्यार्थियों की परख भाषा व मानसिक रुचि को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करवाना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार हेतु सुझाव क्या देंगे आप? लास्ट में आपको अपने अनुरूप टिप्पणी करनी होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार हेतु सुझाव क्या रहेंगे? अब हम सुझाव क्या देंगे कि शिक्षक बालकों की योग्यता, क्षमता, रुचि और अभिरुचि आदि के अनुसार आदि के अनुसार शिक्षण प्रदान करता है। विद्यार्थियों में किसी भी क्रिया को सिखाने का दायित्व शिक्षक का होता है। वह छात्रों को ज्ञान और प्रक्रिया का अधिगम करवाने के लिए उचित वातावरण की तैयारी करता है। अतः शिक्षकों को शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया में सिद्धहस्त होना आवश्यक है। विद्यार्थियों की सीखने व पढ़ाने की प्रक्रिया में सुधार के लिए प्रयास करना एक कठिन काम है, क्योंकि आज के दौर में विद्यार्थियों के सामने बहुत सी चीजें हो जो उनका ध्यान आकर्षित करती हैं। स्कूल के समानांतर समाज का स्कूल चल रहा है, जिसमें बहुत सारी चीजें विद्यार्थियों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। अगर विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना है का काफी फायदा है, क्योंकि प्रेरित विद्यार्थी सीखने और कक्षा में भागीदारी के लिए ज्यादा उत्सुक होते हैं। विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप चुनौती रखें।
व उनको समाधान खोजने के लिए सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का अवसर दें। अपने कालांश की शुरुआत सवालों के साथ करें, जवाब में साथ नहीं। ऐसा करके आप विद्यार्थियों की सीखने की रुचि बरकरार रख सकते हैं। विद्यार्थियों को अपनी अच्छी अनुभवों से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान। विद्यार्थियों को ऐसे असाइनमेंट दें जो उनकी रुचि के साथ मेल खाते हैं। विद्यार्थियों को एहसास दिलाएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। विद्यार्थियों को उनकी प्रगति में व्यक्तिगत फीडबैक भी दें। विद्यार्थियों को स्थानीय परिवेश के साथ अपने ज्ञान व समझ को जोड़ने का अनुभव दें। कक्षा में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए करने वाली रणनीति अपनाएं और विद्यार्थियों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। वाद विवाद प्रतिक्रिया प्रक्रिया होनी चाहिए। बातचीत करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, वरना विद्यार्थी हिचकिचाहट के कारण शिक्षा का अधूरा ज्ञान प्राप्त कर पाता है, उचित स्थायी शिक्षण नहीं ग्रहण कर पाता है। कोई भी विषय व सामान्य ज्ञान संबंधित चर्चा होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी के कौशल का विकास हो सके। कोई भी कार्य स्वयं करने का अवसर देना चाहिए। जब विद्यार्थी खुद से करके सीखेगा तो वह ज्ञान स्थायी होता है, तब उस विद्यार्थी का अधिगम हो पाएगा। विद्यार्थियों को खुद सीख के करने का अनुभव है। ठीक है। आसपास के वातावरण व लोगों के साथ अंतःक्रिया करने का अवसर मिलने तो विद्यार्थियों को यह करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी मानसिक विकास में वृद्धि कर पाते हैं। विद्यार्थियों को समस्याओं को समझकर सुलझाना व उनके समाधान के उपायों के तरीकों को बताना चाहिए। विद्यार्थियों को कल्पना शक्ति का उपयोग करना ज़्यादा से ज़्यादा, इससे विद्यार्थियों की याद करने की क्षमता विकसित होती है, का विकास होता है। अन्वेषणात्मक अवसर की विद्यार्थियों को देना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में शिक्षण व अधिगम की रुचि बढ़ती है। विद्यार्थियों को सकारात्मक माहौल देना चाहिए। सकारात्मक माहौल के में विद्यार्थी को अच्छे कर्मों व अच्छे विचारों के बारे में बताकर वह माहौल को सकारात्मक बनाकर एक अच्छे विद्यार्थी को तैयार कर सकते हैं, जो आने वाले समय में देश व समाज की उन्नति के लिए कार्य कर सकेंगे। एक अच्छे समाज का निर्माण विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों से शुरू होता है। अच्छा समाज एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है, अतः विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करने पर भी अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। रचनात्मक कौशल की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए रचनात्मक कौशल का विकास करना चाहिए। आवश्यक है कि नई पीढ़ी में रचनात्मक अभिव्यक्तियों का उन्नयन करता है, तो शिक्षण की प्रक्रियाओं के नवीनीकरण के साधनों में के रूप में उच्च तकनीकी को संसाधनों को शोध कार्य में पूरी तरह से जोड़ना होगा। व्यवसायिक ज्ञान की बात करें तो विद्यालय में शिक्षण ज्ञान के अलावा व्यवसायिक ज्ञान देना भी जरूरी है। उनके शिक्षा संबंधित ज्ञान में व्यवसाय की चर्चा हो, तब उन विद्यार्थियों को व्यवसायिक कौशल का पता चल जाता है। आवश्यक रुचि की बात करें तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार शिक्षण करवाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए। फिर है पोर्टफोलियो। प्रभावशाली बालक कौन है? मंद गति बालक, सीखने वाले और विकसित बालक, इन सब के बारे में बताना है। तो पहले पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं। पोर्टफोलियो में विभिन्न प्रकार व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बालकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक कक्षा में विभिन्न बुद्धि वाले बालक अध्ययन करते हैं। हमारे स्कूल में कई ऐसे छात्र को देखा है जो बहुत प्रभावी हैं और कुछ मंद गति के सीखने वाले विक्षिप्त बालकों को परीक्षण किया गया है। इन बालकों की शिक्षा में विभिन्नता पाई जाती है, अतः अध्यापक का कर्तव्य है कि वह सभी बालकों के साथ समान व्यवहार करे, समान रूप से शिक्षण करवाए। अध्यापक होने के नाते स्कूल की कक्षाओं के बालकों की पोर्टफोलियो रिपोर्ट बनाई है और इन छात्रों की प्रतिक्रिया को देखते हुए उनके अनुकूल शिक्षण वातावरण होकर अध्ययन करवाया। मानसिक विकलांगता एक व्यापक विकृति है जो 18 वर्ष की आयु से पहले या 2 से अधिक रूपांतरित व्यवहारों में हो और महत्वपूर्ण रूप से संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकार होता है।
न्यूनता के रूप में इसे बौद्धिक क्षमता के 70% के भीतर होने के कारण रूप में परिभाषित किया गया है। संकेत या लक्षण मौखिक भाषा के विकास में देरी, स्मृति कौशल की न्यूनता, समस्याओं को हल करने के कौशल में कठिनाई। बात करते हैं प्रभावशाली छात्र। राजकीय विद्यालय दमन कई प्रभावशाली बालक अध्ययन करते हैं। मैंने इस स्कूल के कई प्रभावशाली बालक बालिकाओं को अध्ययन करवाया है, जैसे नाम भवानी और कक्षा 7वीं। विद्यार्थी का व्यवहार मित्रतापूर्ण है और पसंदीदा भोजन दाल चावल है। विषय संबंधित बात करें तो सभी विषयों में होशियार है, कोई समस्या नहीं है। मंद गति से सीखने वाले बालक की बात करें तो मानसिक विकलांगता से शिकार बालकों का शिक्षण धीमी गति से होता है। यह अन्य बालकों की अपेक्षा देरी से सीखते हैं। मैंने इस स्कूल में मानसिक विकास के बालक की रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें नाम सुनील है, उम्र 15 वर्ष है और कक्षा 4वीं है। विषय संबंधी समस्या की बात करें तो सभी विषयों में कमजोर है, अपूर्ण अनुशासित है, न्यूनता स्मृति कौशल न्यूनतम है और मौखिक कौशल भिन्न है, लिखित कौशल अपूर्ण है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बीएड की तैयारी करें। और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 63 77 60 34 80 पर। मात्र 51 रुपए में आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। पीडीएफ को देख के करिए, वीडियो को देख के करिए, जैसा आपका मन हो वैसे करिए। थैंक यू सो मच।